हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम्स मेड सिंपल। तो ये वीकली रिवीजन वीडियो है हमारा करंट अफेयर्स का। इसमें आज खास बात ये है कि मैं आपको आर्टिकल पढ़ाती भी जाऊंगी, मतलब रिवीजन वाला, और उसके साथ में उसका एमसीक्यू भी पूछते जाऊंगी। उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू बन सकता है वो भी पूछते जाऊंगी। और आप अपने पास में आंसर्स लिखते जाइएगा। जो चीज़ समझाई जाएगी उसी के बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा, आपको बहुत ईजिली आप आंसर कर पाओगे। सो राइट द आंसर एट द एंड ऑफ द वीडियो, आई विल टेल यू द आंसर्स। तो फिर आप उससे चेक कर सकते हैं व्हाट वाज योर परफॉर्मेंस। और इसलिए एक बार मैं ध्यान से सुनना ताकि आप जवाब दे सको, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम और मिशन शक्ति। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है अब उसको पूरे कंट्री में एक्सटेंड किया जा रहा है, और ये विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का गाइडलाइन आई है। ओके, तो ये याद रखना, इनकी गाइडलाइन पे ये स्कीम को एक्सटेंड किया जा रहा है। ये वैसे जो प्रोग्राम है सेंट्रल मिनिस्ट्री का ही है, सेंटर का ही, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, और विमेन एम्पावरमेंट के लिए है। और ये मेनली फोकस करता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो बचाओ यानी कि इम्प्रूव सेक्स रेशियो, एंड पढ़ाओ यानी कि उसकी एजुकेशन को इम्प्रूव करो, ठीक है। तो अभी तो ये 405 डिस्ट्रिक्ट में ही थी, और इसके ऊपर कमेटी बनी थी एम्पावरमेंट ऑफ विमेन की, और उसको चेयर किया था डॉक्टर हीना विजय कुमार गवित ने। और उसकी अभी 5th रिपोर्ट आई है, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन थ्रू एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उसमें कहा गया है कि जितने फंड्स दिए गए थे उसमें से 80% फंड्स जो थे वो तो एडवर्टाइजिंग में ही यूज कर लिए गए हैं। 80% ऑफ द फंड्स वर यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग, और सेक्टोरल इंटरवेंशन जैसे विमेन की हेल्थ और एजुकेशन पे इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं किया गया है। और कमिटी ने ये कहा है कि जो स्कीम का परफॉर्मेंस रहा है स्टेट्स में वो अप टू द मार्क नहीं रहा है, और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के ऊपर भी उन्होंने डिस्प्ले अपना दिखाया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने एक अलग से कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दी है मिशन शक्ति के लिए, और ये अप्रैल से लागू रहेंगी। और मिशन शक्ति जो है, अब इसके बारे में याद रखना है, ये 15th फाइनेंस कमीशन में लॉन्च किया गया है 2021-22 से लेके 25-26 तक। 15th फाइनेंस कमीशन में लॉन्च किया गया है, और ये इंटीग्रेटेड विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, जिसको एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह लॉन्च किया जा रहा है विमेन की सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। अब मिशन शक्ति के कंपोनेंट्स क्या क्या रहेंगे? इसके कंपोनेंट्स है संबल और सामर्थ्य। संबल जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, देखो क्या बोला, मिशन शक्ति को किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया, अभी यहाँ पे बताया सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट। तो जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंपोनेंट है वो है संबल, और विमेन की एम्पावरमेंट के लिए जो कंपोनेंट है वो है सामर्थ्य, ठीक है। तो संबल जो है, इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स आ जाएंगे? इसमें है वन स्टॉप सेंटर, विमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक नया कंपोनेंट है नारी अदालत, ठीक है। और सामर्थ्य जो है वो एम्पावरमेंट ऑफ विमेन के लिए है, और इसमें जो पहले स्कीम्स थी उज्ज्वला, स्वधार गृह और वर्किंग विमेन हॉस्टल, उसको इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा नेशनल क्रैश स्कीम जो है वर्किंग मदर्स के लिए, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसको भी ICDS में इंक्लूड किया गया है, सामर्थ्य में ही, सामर्थ्य कंपोनेंट में ही है, ठीक है। और एक नया कंपोनेंट भी है सामर्थ्य स्कीम का, ये है गैप फंडिंग फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए गैप फंडिंग, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे पहले तो एक क्वेश्चन है आपको, है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है उज्ज्वला स्वधार गृह स्कीम के बारे में, उज्ज्वला स्कीम और स्वधार गृह स्कीम के बारे में बताना है, एंड ऑल्सो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बताना है, ठीक है। एंड अगेन आई लाइक टू अप्रिशिएट पीपल, आई थिंक रजनीता, मनीषा वर्मा, वही इन लोग का परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंटली अच्छा रह रहा है, और मतलब हाँ, मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग और भी अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग, एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, एंड प्लीज़ कंटिन्यू इट। एक दूसरे को भी आप आंसर्स चेक कर सकते हैं, कई बार अगर किसी ने गलत लिखा है या क्या, तो क्रॉस चेक करते रहा कीजिए, और उससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, ओके। और अब गाइडलाइंस जो आई है, इसमें मिनिस्ट्री ने क्या टारगेट किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी, इन्होंने बताया तो सेक्स रेशियो एट बर्थ को इम्प्रूव किया जाएगा बाय 2 points एवरी ईयर, ओके। हर साल 2 points से सेक्स रेशियो एट बर्थ को इम्प्रूव किया जाएगा। फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को का जो परसेंटेज है वो 95% या उससे ऊपर लेके जाना है, और
जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रजिस्ट्रेशन होता है, जो ANC रजिस्ट्रेशन यानी कि जो एंटीनेटल, जो बर्थ के पहले प्रेग्नेंट विमेन का रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें 1% इंक्रीज़ करना है हर साल। उसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे एनरोलमेंट होते हैं उसमें 1% इंक्रीज़ करना है। गर्ल्स और विमेन की स्किलिंग को इम्प्रूव करना है हर साल, और उनका ड्रॉप आउट रेट जो है उसको कम करना है, और साथ में गर्ल्स में, विमेन में अवेयरनेस बढ़ानी है अबाउट सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। ठीक है, और ये जो स्कीम है ये गर्ल्स का पार्टिसिपेशन भी बढ़ाएगी इन स्पोर्ट्स, और जो भी खेलो इंडिया की अथॉरिटीज़ है उनके साथ इनको लिंक किया जाएगा। इसमें वन स्टॉप सेंटर्स को भी स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, और जिसमें जो भी विमेन जिनको वायलेंस फेस करती हैं और डोमेस्टिक वायलेंस और ट्रैफिकिंग हो गई, तो इसके लिए 300 जो है वन स्टॉप सेंटर्स उनको खोला जाएगा। और खासकर मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे या तो विमेन के अगेंस्ट क्राइम बहुत ज़्यादा होते हो, या जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हो और उसका एरिया भी ज़्यादा हो। ठीक है, और जो विमेन हेल्पलाइन है 181, ये 24 आवर विमेन हेल्पलाइन है, इसको मर्ज किया जाएगा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से, ERSS से, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी जो हैं 1098 और नालसा, इनको कनेक्ट किया जाएगा वन स्टॉप सेंटर से। इसके अलावा जो अभी एक नया कंपोनेंट बताया था, नारी अदालत। तो नारी अदालत क्या है, ये विमेन को ऑल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा, ताकि जो मतलब केसेस ऐसे पिटी नेचर के, यानी कि हरासमेंट और सबवर्जन, कर्टेलमेंट ऑफ राइट्स हो गया, ग्राम पंचायत लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा फेज्ड मैनर में। ओके, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन भी दिया है कि ये मेंस में कैसे पूछा जा सकता है कि क्या मेजर इनिशिएटिव्स रहे हैं गवर्नमेंट के इन द डायरेक्शन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ विमेन थ्रू एजुकेशन। ठीक है, MCQ अब इसके ऊपर देख लेते हैं, आप इसका आंसर जरूर कीजिएगा। मैं आपको आंसर्स फिर लास्ट में बताऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू मिशन शक्ति ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिशन शक्ति को लॉन्च किया गया था 15th फाइनेंस कमीशन में 2021-22 से 25-26 तक। नारी अदालत इसके अंडर एक नया कंपोनेंट है ग्राम पंचायत लेवल पे, जिसको फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। गैप फंडिंग फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है वो एक नया ऐड किया गया कंपोनेंट सामर्थ्य स्कीम में मिशन शक्ति के, और मिशन शक्ति जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कंपोनेंट है। ये 4th स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, आंसर मैं लास्ट में बताऊंगी। I2U2, तो I2U2 जो है ये आपका जनरल स्टडीज़ 2 से रिलेटेड है, और जो ग्लोबल ग्रुपिंग्स, रीजनल ग्रुपिंग्स है उससे रिलेटेड है। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी इनकी समिट हुई थी, पहली वर्चुअल समिट हुई थी। तो I2U2 जो है नई ग्रुपिंग, इसमें 4 नेशंस हैं, इंडिया, इजराइल, UAE और US। ये आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं, आप में से जिसने डेली देखा एनालिसिस उसे पता होगा। इसको पहले नाम दिया गया था इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसी को वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा गया है बाय अहमद अल्बाना, हु इज़ द एम्बेसडर ऑफ द UAE टू इंडिया। इसमें 6 एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी। ठीक है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर कैपिटल को मोबिलाइज किया जाएगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, मतलब इन सब चीज़ों पे फोकस रहेगा। और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवेज बनाए जाएंगे इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिर पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जाएगा, और जो क्रिटिकल इमर्जिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज है उनको प्रमोट किया जाएगा। इसमें इंडिया के रिगार्डिंग ये कहा गया कि एक तो फूड पार्क्स बनाए जाएंगे, $2 बिलियन प्रोग्राम रहेगा ये, और एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। ये देखो I2U2 ने अनाउंस किया, ये चीज़ तो मेन याद करना, गुजरात में हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अब ये जो I2U2 है इसका एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, कहाँ से आया है, बेस इसका फाउंडेशन क्या है, वो अब्राहम अकॉर्ड से मिलता है ऑफ 2020, जिसमें इज़राइल जो है उसने अपने डिप्लोमेटिक टाइज को, जो बाकी अरब कंट्रीज़ हैं जैसे कि UAE, मोरक्को, बहरीन, उनके साथ में नॉर्मलाइज किया था अपने डिप्लोमेटिक टाइज को इन अ फॉर्मल वे। ओके, नॉर्मलाइज किया था एकदम फॉर्मल तरीके से, तो इसलिए अब्राहम अकॉर्ड्स हैं, ये याद रखना। इज़राइल ने UAE, बहरीन और मोरक्को के साथ में अपने डिप्लोमेटिक टाइज को नॉर्मलाइज किया था, है ना। तो इसलिए ये एक मेजर शिफ्ट माना जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ और इज़राइल के बीच में, और ये US के एफर्ट्स की वजह से ही हुआ था। ओके, अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। I2U2 was initially given the name of International Forum for Economic Cooperation. Second statement है Abraham Accord which led to the formation of I2U2 was signed between Israel and other members of I2U2.
तो ऑप्शंस है ए बोथ 1 and 2, बी ओनली 1, सी ओनली 2, डी नाइदर 1 नॉर 2। ओके, तीसरा अब देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये भी हम पढ़ चुके हैं इसी हफ्ते। ये GS2 का टॉपिक है, अगेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज के बारे में। अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया है 2022 का, जिसको रिलीज़ कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इस साल इंडिया की रैंक उसमें 146 में से 135 है, और पिछले बार 156 कंट्रीज़ में से 140 थी। ठीक है, जेंडर गैप क्या होता है, ये विमेन और मैन के बीच का डिफरेंस होता है जो कि उनके सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल या इकोनॉमिक अटेनमेंट से पता चलता है। और ये जो इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये इस गैप को मेजर करने का काम करता है इन 4 की एरियाज। ये 4 की एरियाज कौन कौन से हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स। ठीक है, तो अब इंडिया में करीब 662 मिलियन विमेन हैं, और जो ओवरऑल स्कोर है इंडिया का वो स्लाइटली इम्प्रूव हुआ है पिछले साल से। आइसलैंड की रैंक इसमें 1 थी। अब इंडिया चारों इंडाइसेस में कहाँ खड़ा होता है वो देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हम 48 है आउट ऑफ 146, तो रैंक तो अच्छी है, पर स्कोर जो है पिछली बार से थोड़ा कम हुआ है। और लेकिन वही है सिल्वर लाइनिंग इसमें कि भले स्कोर हल्का कम हुआ है, लेकिन फिर भी ग्लोबल एवरेज से हम काफ़ी ऊपर है इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ओके, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्या चीज़ें आती हैं कि विमेन जो है वो पार्लियामेंट में कितना स्ट्रेंथ है उनकी, फिर मिनिस्टीरियल पोजीशंस पे, मिनिस्टर पोजीशन पे उन लोग की कितने नंबर है। ये दोनों चीज़ों पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी, तो इसमें हमारी रैंक कम ही है, और ग्लोबल एवरेज से भी हम बहुत कम है। हमारी 146 में से 143 है। हमारे पीछे केवल 3 कंट्रीज़ हैं, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, और इसमें मतलब मेनली फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट आता है, तो वो हमारा हमेशा कम ही रहा है। ठीक है, एजुकेशनल अटेनमेंट जो है उसमें हमारी रैंक 107 है आउट ऑफ 146, और ये भी हमारा पिछली बार से थोड़ा सा और कम ही हुआ है। ठीक है, हेल्थ एंड सर्वाइवल में हम जानते हैं वही है, आखिर में एकदम लास्ट है, 146 में एकदम लास्ट है। और वही है क्योंकि यहाँ पे अब लो सेक्स रेशियो वगैरह है, तो और क्या ही होगा फिर, है ना। पॉइंट्स टू पॉन्डर क्या दिया है, लोअर विमेन्स पार्टिसिपेशन इन द स्टेम फील्ड नीड टू बी एड्रेस फॉर क्लोजिंग द जेंडर गैप। आप क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉइंट टू पॉन्डर तो कुछ वो नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जेंडर गैप इंडेक्स एंड सिलेक्ट राइट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 2022 में स्टेटमेंट है, इंडिया स्कोर जो था जेंडर गैप इंडेक्स में वो 7th हाईएस्ट स्कोर था टिल डेट। कोई स्टेटमेंट दिया हुआ नहीं था, पर अगर आपको पता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इंडिया स्कोर्ड बेटर इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देन इन एजुकेशनल अटेनमेंट इन द जेंडर गैप इंडेक्स। स्कोर की बात कर रहा है। तीसरा है इंडिया का स्कोर जो था वो लीस्ट था इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कैटेगरी में ऑफ जेंडर गैप इंडेक्स। तो ऑप्शन है 1, 2 and 3, 1 and 3, 1 and 2 या फिर ओनली 2। नेक्स्ट आर्टिकल है व्हेन पार्टीज क्लेम सेम सिंबल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो आपका GS2 का है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंडर आता है। अभी एक्चुअली में शिवसेना ने अप्रोच किया था इलेक्शन कमीशन को कि जो पार्टी का बो एरो सिंबल है वो मतलब उनकी भी बात सुनी जाए ऐसा करके। और मेन अब इसमें क्या प्रोविजंस है वो देख लेते हैं। तो जो पैराग्राफ 15 है इलेक्शन सिंबल्स का, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, प्लीज़ रिमेंबर इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर कब का है, 1968 का। इसमें पैरा 15 में इलेक्शन कमीशन को पावर दिया गया है कि वो राइवल ग्रुप्स के जो डिस्प्यूट है, मतलब अगर राइवल ग्रुप्स कह के एक रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के कि नेम और सिंबल किसके पास जाएगा, तो ये किसके पास पावर है डिसाइड करने का, ये है इलेक्शन कमीशन के पास में। इट इज़ दी ओनली अथॉरिटी विच कैन डिसाइड। और सादिक अली का केस हुआ था 1971 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस पावर को अपहेल्ड भी किया था। अब ये पैरा बोलता क्या है, ये कहता है कि जब इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाइड है कि है ना एक रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी में राइवल सेक्शंस हैं और जो क्लेम चाहते हैं उस पार्टी का, तो वो इलेक्शन कमीशन सारे जो भी फैक्ट्स हैं उनका अकाउंट लेगा और जो भी मतलब सर्कमस्टेंसेस और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को सुनेगा, और उसके बाद में फिर वो डिसाइड कर सकता है कि या तो किसी एक राइवल सेक्शन को या फिर किसी को भी नहीं चाहे तो घोषित कर सकता है कि वो जो पार्टी आप जो क्लेम कर रहे हो वो आपको मिली है कि नहीं मिली, आपको उसका क्लेम है कि नहीं है।
और ये जो उसका डिसीजन होगा वो सभी सेक्शंस के ऊपर बाइंडिंग रहेगा, ठीक है। तो ये रिकग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टीज, रिमेंबर रिकग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टीज के ऊपर यही रूल है। अगर मान लीजिए कि अनरिकग्नाइज्ड पार्टी है लेकिन वो रजिस्टर्ड है, तो उस केस में बस इलेक्शन कमीशन एडवाइस कर देता है कि आप आपस में ही समझौता कर लो या फिर कोर्ट चले जाओ, ठीक है। अब 1968 में ऑर्डर आया, तो उससे पहले क्या होता था? उससे पहले कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 थे, और 68 से पहले एक बहुत बड़ा केस यही हुआ था स्प्लिट का सीपीआई में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में। तो जो ब्रेक अवे ग्रुप था वो 64 की बात है, वो इलेक्शन कमीशन को के पास गए और कहा कि हमको सीपीआई मार्क्सिस्ट डिक्लेयर कर दो, और उन्होंने जो सपोर्टिंग एमपी और एमएलए थे 3 स्टेट्स के, उन्होंने लिस्ट भी दे दी। तो ईसीआई ने उनको रिकॉग्नाइज कर दिया जब उन्होंने देखा कि जो एमपीज और एमएलएज हैं उनको सपोर्ट करने वाले, उनको 3 स्टेट्स में 4% से ज़्यादा वोट सिक्योर किए हैं। तो वही जो क्राइटेरिया होता है, और अगर आपको क्राइटेरिया देखना है तो आप उस दिन के एनालिसिस में भी देख सकते हैं, या फिर आप गूगल करके भी अपनी किताब से भी देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत में प्रॉपर क्राइटेरिया दिया है, उस दिन काफ़ी अच्छे से आंसर किया था, तो उस कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो बाद में लेकिन अब केसेस थे जो आईएनसी में हुए बाद में केसेस, और जनता दल के जो स्प्लिट्स हुए, तो उसमें इलेक्शन कमीशन की अलग अप्रोच थी। उनका कहना ये था केवल एमपी एमएलए का सपोर्ट होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ये कायदे से जो ओरिजिनल पार्टी थी उसके टिकट पे लड़के ये जीते हैं पोल्स, है ना, जो अनडिवाइडेड पार्टी थी। तो इलेक्शन कमीशन ने एक नया रूल इसमें इंट्रोड्यूस किया कि जो भी स्प्लिंटर ग्रुप रहेगा तो उसको पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा एक सेपरेट पार्टी के रूप में, और उनका फिर जो भी मतलब वहाँ के इलेक्शंस में जो परफॉर्मेंस रहेगा उसके बाद देखा जाएगा कि उसको ये नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी बनाना भी है कि नहीं बनाना है, ठीक है। तो हाउ डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डील मैटर्स ऑफ पॉलिटिकल सिंबल्स, तो आप बता सकते हो 1951 के इलेक्शन रूल से, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इलेक्शन कमीशन इज द ओनली अथॉरिटी टू डिसाइड इशूज ऑन अ डिस्प्यूट और अ मर्जर अंडर द इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968. Recognized political party is a party recognized by election commission with all the privileges and facilities. Options है only one, only two, both या neither. नेक्स्ट है why the euro has fallen to $1, what it means for the rupee. We had discussed this article as well. ये GS3 का टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी का। इसमें मतलब बात की गई थी अभी रुपी की गई है काफ़ी बार। तो पहले देख लेते हैं क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि यूरो को पैरिटी मिल गई है विथ यूएस डॉलर, दैट मीन्स 1 US हैज़ बिकम इक्वल टू $1, और ये एक दूसरी बार ही हुआ है 2002 के बाद में। एक्चुअली में वीकनिंग होनी इसकी शुरू हो चुकी थी पहले ही, और अभी क्या हो रहा है कि इसके वीकन होने की वजह से जो इन्वेस्टर्स है वो यूरोजोन से पैसा निकाल के यूएस में डाल रहे हैं, ठीक है। और 2008 से ये वीके होना शुरू हो गया था, लेकिन 2021 से इसका जो डिक्लाइन है वो काफ़ी शार्प है, और सॉरी अभी एक्सचेंज रेट जो है वो और ज़्यादा इसलिए इसका डाउन हो गया है क्योंकि रशिया के वॉर की वजह से। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे यदि देखें तो कोविड-19 पेंडेमिक और उसको फिर फिजिकल रिस्पॉन्स इन्होंने जो दिया था उसकी वजह से यूरोजोन काफ़ी वीक इकोनॉमी हो गया था। और डॉलर क्यों सेफेस्ट बेट है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए? एक्चुअली में वही बात है कि यहाँ से निकाल के लोग वहाँ पे पैसा डाल रहे हैं। तो इसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि यूएस डॉलर जो है वो बाकी सारी करेंसी से ज़्यादा गेन कर रहा है, भले यूरो या जापानीज़ येन हो या इंडियन रुपी हो। वैसे अगर देखा जाए तो इंडियन रुपी कमज़ोर होते हुए भी काफ़ी रेजिलियंट रहा है डॉलर के अगेंस्ट, और इनफैक्ट उसने यूरो के सामने तो गेन ही किया, अप्रिशिएट किया है। लेकिन इस आर्टिकल में ऑथर ने ये भी कहा था कि अगर यूरो वीक ही बना रहेगा और अगर पैरिटी के भी नीचे चला गया तो उसकी वजह से रुपी भी नीचे जाने लगेगा। और इसका रीज़न क्या है कि यूरो जो है वो इमेंस ट्रेड उसके लिंकेजेस हैं विथ इंडिया और इमर्जिंग इकोनॉमीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि डॉलर क्यों अप्रिशिएट करे। मेन इसका रीज़न वैसे जो है वो फेड बैंक की पॉलिसीज़ है, तो वहाँ पे उन्होंने जैसे इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ा दिए हैं, एंड बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट ज़्यादा वो ये रशिया वगैरह पे डिपेंडेंट तो है नहीं, तो इस वजह से वो खुद को काफ़ी अच्छे से सस्टेन किया हुआ है।
MCQ क्या बना है इसके ऊपर, असर्शन रीजन दिया है, आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो असर्शन है कि अगर यूरो डिक्लाइन होता रहेगा, वीकन होता रहेगा, तो रुपी भी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट वीक होने लगेगा। रीज़न है क्योंकि यूरो के इमेंस ट्रेड लिंकेजेस है इंडिया और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के साथ। आपके ऑप्शन हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही और रीज़न जो है वो करेक्ट रीज़न है ए के लिए। बी है ए इज़ करेक्ट, आर इज़ इनकरेक्ट। सी है बोथ आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द रीज़न फॉर ए। और डी है बोथ आर इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022। ये भी हुआ था, GS1 में है ये पॉपुलेशन में। तो ये अभी UN निकालता है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स। इसमें ये कहा है कि इंडिया जो है वो 2023 में ही चाइना को सरपास कर जाएगा एज द मोस्ट पॉपुलस सिटी। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस साल जो है नवंबर में पूरी 8 बिलियन हो जाएगी। तो जो पॉपुलेशन डिवीज़न है UN का वो इसको पब्लिश करता है WPP को। और ये बाइनियल साइकिल यानी 2 साल में एक बार रिलीज़ किया जाता है सिंस 1951। और ये क्या कैसे करते हैं, नेशनल डेटा वगैरह जो है उससे फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन, ये सब रेट निकाल के इसको फिर रिवाइज करते हैं। अब क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं, पहली बात तो ये कि वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है लेकिन जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गई है। फिर जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कंट्री और रीजन के हिसाब से अलग है। और फिर है कि जो आधे से ज़्यादा प्रोजेक्टेड इंक्रीज़ है पॉपुलेशन में 2050 तक, वो केवल 8 कंट्रीज़ में रहेगा। मतलब जो मेजर पॉपुलेशन इंक्रीज़ है वो 8 ही कंट्रीज़ में होगा, जिसमें है कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया। इसके अलावा मेजर पॉइंट है कि ओल्डर पर्सनस का पॉपुलेशन बढ़ रही है और पूरा शेयर भी बढ़ रहा है। फर्टिलिटी जो है वो घट रही है और इसकी वजह से जो है ज़्यादातर पॉपुलेशन वर्किंग एजेस में ही है। और माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है ये पॉपुलेशन ट्रेंड का एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है। जैसे अगर आपने उस दिन आर्टिकल देखा हो तो हमने पढ़ा था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैसे माइग्रेशन पिछले डेकेड में बहुत ज़्यादा रहा है और कौन सी कंट्रीज से हुआ था। उस दिन आपको 2 रीजंस बताए थे, इंडिया पाकिस्तान वगैरह से हुआ था, लोग जॉब वगैरह की वजह से गए थे। फिर जैसे सीरिया वगैरह जो कंट्रीज़ थी वहाँ पे वही जो कन्फ्लिक्ट वगैरह थी उसकी वजह से निकले थे लोग, माइग्रेट किए थे। ठीक है, अब UN का प्रोजेक्शन कंपेयर किया इंडिया के सेंसस से, तो रजिस्ट्रार जनरल जो है वो भी पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन निकालते हैं सेंसस के बेसिस पे। तो ये उन्होंने 2019 में रिलीज़ किया था और 2011 के सेंसस के बेसिस पे। तो अभी मतलब ये कहा गया है कि जो सेंसस प्रोजेक्शन है वो US के प्रोजेक्शन से थोड़ा कम है। एनीवेज हम ओवरटेक तो कर ही लेंगे पॉपुलेशन में। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है चाइना को ओवरटेक करने का, ये चीज़ पहले भी एक्चुअली हमको पता ही थी, अब लेकिन कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन ऑलरेडी हो चुकी है और ज़्यादातर कंट्रीज़ इंडिया को इंक्लूड करते हुए वो रिप्लेसमेंट रेट ऑफ फर्टिलिटी अचीव कर चुके हैं जो कि रहता है 2.1 और उल्टा अभी हमारा और कम हो गया, हमारा 2 हो गया है। तो हम रिप्लेसमेंट लेवल पे आ गए हैं। लेकिन अब जो हमारा कंसर्न है वो है कि लोगों की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो फोकस जो है वो इसी पे हो गया है कि क्या हम पॉवर्टी मतलब कैसे कम करें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और एजुकेशन को कैसे बढ़ाएं। तो क्या करना है, अभी हमारी पॉपुलेशन जो है वो 1.4 बिलियन करीब की है, तो उनके एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट को फोकस बनाना है। और इंडिया का अगर डेटा देखें तो जो ग्रुप्स 0 से 14 ईयर्स के ग्रुप को कोहॉर्ट भी कहते हैं और 15 से 24 साल के हैं तो वो अभी डिक्लाइन ही करते रहेंगे, लेकिन 25 से 64 वाले और अबव 65 वाले आने वाले डिकेड्स में बढ़ जाएंगे। तो इन्होंने कहा है सही तरीका है स्किलिंग करना 25 से 64 वालों के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एज ग्रुप रहे, तो इसको मतलब और प्रोडक्टिव बनाने के लिए। और क्योंकि 65 अबव वाली कैटेगरी में भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी, तो इसलिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। और फर्टिलिटी की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कंट्रोल हो चुकी है, केवल इमरजेंसी के टाइम पे फोर्स्ड स्टरलाइजेशन था, उसके अलावा हमने परसुएशन और एजुकेशन का ही यूज़ किया है इसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन पॉलिसी मेकर्स का कहना है कि अभी विमेन को ज़्यादा मतलब उनका चॉइस होनी चाहिए फर्टिलिटी रिलेटेड डिसीजंस में, और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है यूपी, बिहार, MP में, जहाँ पे अभी भी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ही है, मतलब एकदम जड़ों में गड़ा हुआ है ना। MCQ क्या है इसके ऊपर कि
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022। तो पहला ऑप्शन है इंडिया इज प्रोजेक्ट टू सरपास चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस पॉलिसी इन 2023। बी इज इंटरनेशनल माइग्रेशन is having an important impact on population trend for some countries. Population of older persons is increasing both in number and share. The pace of growth of the world population is increasing. Last article है no cloud burst in Amarnath. ये अभी मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, तो ये भी GS1 का टॉपिक है। एक्चुअली में हुआ क्या है कि अचानक बहुत ज़्यादा हाईली लोकलाइज्ड रेन्स हुई थी अमरनाथ श्राइन में, जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई को, डेट याद रखना, और जिसकी वजह से कम 16 लोगों की डेथ हो गई और इंजरी भी 20 से ज़्यादा लोगों को हुई है। तो अब इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि क्लाउड बर्स्ट था, ये एक्चुअल में क्लाउड बर्स्ट नहीं था। तो अब क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, ये एक एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ रेन होती है जो कि बहुत कम पीरियड में हो जाती है, और साथ में हेल और थंडर भी कभी कभी होता है। ठीक है, IMD ने इसकी प्रॉपर एक साइंटिफिक डेफिनेशन दी है कि अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन हो जाए एक्सीडिंग 100 mm यानी 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा पर आवर। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, ये याद रखो, अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन सॉरी मोर देन 10 सेंटीमीटर पर आवर, और एरिया कितना हो, जोग्राफिकल रीजन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर्स, इतने से एरिया में इतनी रेनफॉल हो जाए तो फिर उसकी वजह से जो फ्लड्स होते हैं, तो ये पूरा क्लाउड बर्स्ट तब उसको कहा जाता है। तो अब इन्होंने कहा है कि जितने भी क्लाउड बर्स्ट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है शॉर्ट पीरियड में, लेकिन सारे इंस्टेंसेस जो हैवी रेनफॉल एंड शॉर्ट पीरियड के होते हैं दे आर नॉट क्लाउड बर्स्ट अगर वो इस पर्टिकुलर क्राइटेरियन में फिट नहीं करते हैं। कौन सा क्राइटेरियन, यानी अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन 10 सेंटीमीटर पर आवर और जोग्राफिकल रीजन ऑफ 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर। तो अब साइंटिस्ट ने बोला है कि यहाँ पे तो श्राइन में 31 mm बारिश हुई थी 4:30 से 6:30 बजे तक 2 घंटे के लिए, जो कि इस डेफिनेशन में फिट नहीं आती है। तो अब है ना, जो क्लाउड बर्स्ट एग्जैक्टली कब होगा उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्लाउड बर्स्ट का आइडिया भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है ये मतलब अगर मोर प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो ये माउंटेनस रीजन्स में होते हैं, टेरेन और एलिवेशन की वजह से। इसका रीज़न क्या है ये प्लीज़ नोट डाउन कर लेना कि क्लाउड बर्स्ट हिली रीजन में क्यों होते हैं, क्योंकि हिली रीजन्स में जो सैचुरेटेड क्लाउड्स होते हैं बिल्कुल रेन में कंडेंस होने के लिए तैयार, वो इसलिए नहीं रेन प्रोड्यूस कर पाते हैं क्योंकि उस गर्म हवा जो होती है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही होती है ड्यू टू दी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वेरी वार्म करंट ऑफ एयर। तो ये जो गर्म हवा ऊपर जा रही होती है जिसकी उसकी वजह से इतने कंडेंस होने के बावजूद भी मतलब रेडी टू कंडेंस वाली कंडीशन में होने के बावजूद भी वो उसमें से रेन पोर नहीं हो पाती है, तो वो नीचे आने की जगह रेन ड्रॉप्स और एयर करंट की वजह से और ऊपर जाते हैं, फिर नए ड्रॉप्स बनते हैं और जो एग्जिस्टिंग रेन ड्रॉप है उनका साइज़ बहुत बढ़ जाता है और एक टाइम पे इतना हैवी हो जाता है वो कि वो क्लाउड होल्ड नहीं कर सकता है और फिर वो एकदम एज अ क्विक फ्लैश वो ड्रॉप डाउन करते हैं। तो ऐसे केस में फिर क्लाउड बर्स्ट होता है। तो अब यहाँ पे केदारनाथ क्लाउड बर्स्ट जो हुआ था 2013 में उसकी भी स्टडी बताई गई है, ये आपके कोर्स में है इसलिए प्लीज़ इसको देख लो। जब भी मतलब जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था केदारनाथ में वो भी यही था, ये पक्का क्लाउड बर्स्ट था और फ्लड हुए थे और उसमें भी यही था कि जो ह्यूमिडिटी थी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो एकदम मैक्सिमम लेवल पे आ गई थी और लो टेम्परेचर था और स्लो विंड्स थी और वहाँ पे क्या था कि है ना जो हाई कई सारे क्लाउड्स थे वो एकदम से रैपिडली कंडेंस हो गए थे और उसकी वजह से फिर क्लाउड बर्स्ट हुआ था। ओके, पिछले साल भी वैसे हुआ था लेकिन उस टाइम पे लॉस ऑफ लाइफ नहीं था क्योंकि कोविड की वजह से यात्रा नहीं हुई थी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आया कि क्यों हिली एरियाज में होते हैं तो आप ये जवाब दे सकते हो। स्टेटमेंट देख लो, पहला है ऑल इंस्टेंसेज ऑफ हैवी रेन इन अ शॉर्ट पीरियड आर कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट। सेकंड है इट इज़ इनकरेक्ट, आपको निकालना है, ठीक है ना। इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट एंड आइडेंटिफाई क्लाउड बर्स्ट इमीडिएटली, दे आर मोर लाइकली टू अकर इन माउंटेनस रीजन बिकॉज ऑफ टेरेन एंड एलिवेशन, और इट इज़ अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन exceeding 10 centimeter per hour over a geographical region of approximately 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर। आई होप आपने जवाब दे दिए होंगे, तो मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। ये आंसर्स लिखे हुए हैं, आप अपने से चेक कर सकते हैं। ओके,
तो आई होप आपने आंसर्स नोट डाउन कर लिए होंगे। क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो ऊपर जाके दोबारा क्वेश्चंस देख लीजिएगा। ओके, सो डू टेल मी कि आपके कितने सही रहे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर करें एंड आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। दैट इज़ इट फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।